नमस्कार दोस्तों, मैं भारत आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया से संबंधित यानी कि जीवाणु से संबंधित। और ये जो वीडियो है हमारी वो है बायोलॉजी की वीडियो। अभी इससे जो पहली वीडियोज़ हमारी आई थी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो आई थी, जिसमें हमने प्रमुख रूप से एशिया के बारे में पढ़ लिया है। हमने देखा है मैप्स के माध्यम से कि एशिया में पाए जाने वाले प्लेटूज कौन से हैं, माउंटेन्स कौन से हैं वहाँ पर, उसके अलावा लेक्स कौन सी है, रिवर्स कौन सी है, गल्फ्स कौन कौन सी है, बे कौन कौन सी है, और भी बहुत कुछ जो हमने इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। लेकिन एशिया के जो प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं या प्रमुख जो वहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज के जो वहाँ पर भंडार है, उसके अलावा वहाँ पर जो अगर बात करें हम कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जो है मिनरल्स भी है वहाँ पर। अब हमने उसको इस वाली प्लेलिस्ट में इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि वो वीडियोस अपने आप में काफ़ी लेंथी होने वाली है। इसलिए हम मिनरल और एनर्जी जो रिसोर्सेज होंगे उनकी जो वीडियो की हम एक प्लेलिस्ट को अलग से ही तैयार करेंगे, जिसमें एक एक महाद्वीप को उठा करके उसके प्रमुख प्रमुख देशों के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने पहली जो है वीडियो बनाई एशिया को लेकर के ही, तो एशिया के जो प्रमुख देश है जैसे चाइना है, चाइना में जैसे कहाँ पर कोयला पाया जाता है, कहाँ पर जैसे सेंसी और शांसी का जो क्षेत्र है नॉर्दर्न रीजन में, तो वहाँ का जो क्षेत्र जो है चुंगकिंग का क्षेत्र है, वहाँ पर मंचूरियन का जो क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो कौन कौन से भंडार पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फिर हम रशिया की बात करेंगे, हम जापान की बात करेंगे। तो जितने भी प्रमुख प्रमुख देश हैं एशिया के, उनकी प्रमुख जो मिनरल्स वहाँ पर पाए जा रहे हैं यानी खनिज पाए जा रहे हैं, एनर्जी के और कौन कौन सी रिसोर्सेज वहाँ पर पाए जा रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हुए हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रमुख इंडस्ट्रीज़, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं इन सभी के सभी देशों में, और जो ये उद्योग है उसमें कौन सा देश नंबर 1 है, कौन सा देश उसमें सेकंड पोजीशन पे है, इनके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। करते हैं हम बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया को मैंने आपको, जैसे हमने पहली एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, अगर आपको याद हो, जिसको हमने जीव जगत कहा था। तो जीव जगत में जो पहला ही जो एक सब डिवीजन था, क्लासिफिकेशन हमने की थी लिविंग वर्ल्ड को लेकर के, तो उसमें पहली क्लासिफिकेशन में था मोनेरा। तो हमने बात की थी मोनेरा के बारे में, और मोनेरा के कुछ विशेषताएं क्या क्या थी कि एक तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो जाहिर सी बात है कि ये स्मॉलेस्ट सेल भी होगा, यानी कि सबसे छोटी कोशिका होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि जो कोशिकांग होते हैं, वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी अपरेटस था, उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो डिस्कस की थी अपनी पिछली वाली वीडियो में कि प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता क्या क्या होती है। तो हम यहाँ पर वापस आते हैं, तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मोनेरा का ही क्या है, एक मोनेरा का एक एग्जाम्पल है। अगर इसकी बात करते हैं हम, तो एक उदाहरण है किसका, मोनेरा का। अब मोनेरा की विशेषताएं हम लोगों को यहाँ पर पता ही है कि क्या क्या विशेषताएं इसकी होती हैं। तो वही विशेषताएं किस में होगी, वही सभी की सभी विशेषताएं बैक्टीरिया में भी होंगी। जैसे हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल क्यों है, क्योंकि ये इमेच्योर होता है, इमेच्योर सेल होता है, इसलिए इसको हमने प्रोकैरियोटिक कहा था। साथ में स्मॉलेस्ट भी है। जैसे मैं आपको अगर एक उदाहरण दूँ इसका, तो एक है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम नाम का एक ये बैक्टीरिया है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, यानी कि ये एक जीवाणु है। और ये जो जीवाणु है ये दुनिया का सबसे छोटा प्राणी है, या सबसे छोटा सेल भी इसको कह सकते हैं हम। सबसे छोटा सेल इसको क्यों कहा, या सबसे छोटा प्राणी क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया केवल एक ही सेल से मिलकर के बना होता है। जैसे मोनेरा की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल तो होता ही होता है, साथ साथ में हम इसको बोल सकते हैं कि ये यूनी सेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी बैक्टीरिया के बारे में, बेसिक सी। बात करें अगर बैक्टीरिया की आगे बढ़ते हुए हम, कि बैक्टीरिया की और क्या क्या खास खास बातें हैं, तो जैसे कि हमने अभी देखा है यहाँ पर कि एक तो ये सबसे जो है स्मॉलेस्ट, इसको हम कह सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि सबसे छोटा जो है ये प्राणी होता है। साथ ही साथ में हमें पता चला कि ये कैसा है, ये यूनिसेलुलर है, यानी कि एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। फिर इसके बारे में अगर आगे बात करें तो ये कैसा होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यानी कि किस प्रकार का सेल, किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है बैक्टीरिया में, वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है।
तो बैक्टीरिया की ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। बाकी आगे धीरे धीरे इस पर हम बढ़ते हुए चलेंगे तो हमको इसके बारे में और भी समझ में आता हुआ चल जाएगा। जैसे बात करें अगर बैक्टीरिया की, तो 1683 के आसपास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, इनका नाम था। ये रहने वाले थे हॉलैंड के। ये हॉलैंड वही देश है जिसे वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम फिलहाल नीदरलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है यूरोप। तो ये वहाँ के रहने वाले थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने पहली बार जो है इसकी डिस्कवरी की। इन्होंने पहली बार किसको जो डिस्कवर किया, किसकी खोज की? बैक्टीरिया की। तो जीवाणु की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेनहुक को। इन्होंने पहली बार इसकी खोज की। खोज के साथ साथ में इन्होंने कुछ इसके बारे में, इसकी कुछ विशेषताएं थी उनके बारे में भी बताया। तो बैक्टीरिया की से जुड़ी हुई जो स्टडी थी, इन्होंने पहली बार वह स्टडी की कि जिसके संबंध में, जो बैक्टीरिया के संबंध में जो स्टडी थी, वो सभी की सभी स्टडी उन्होंने की और बताया कि बैक्टीरिया ऐसा प्राणी होता है, इस प्रकार से उसकी विशेषताएं होती हैं। और आपको पता है कि जब भी हम किसी भी जो है फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कोई टेक्निकल टर्म हो, जब हम उसकी कोई स्टडी कर लेते हैं तो हम उसी को ही बोल देते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बाद में लॉजी जुड़ जाता है, जैसे हमने पहले की क्लास में भी अपना डिस्कस किया है। बैक्टीरियोलॉजी को हम सिंपली बोल सकते हैं जीवाणु विज्ञान। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जीवाणु विज्ञान के जो फादर है, जीवाणु विज्ञान के जो फादर है वो भी कौन हुए? फिर ल्यूवेनहुक हुए। अब ल्यूवेनहुक ने पहली बार इसके बारे में डिस्कस किया, बातें बताई इसके बारे में। लेकिन क्या था कि शुरुआत में इनको नहीं पता था कि इसको क्या, इसका नामकरण किया जाए। इन्होंने बस इसको एक छोटा सा माइक्रोब बोल दिया, एक छोटा सा इसको सूक्ष्म प्राणी इन्होंने बोल दिया। बाद में आते आते फिर लगभग 1 से 1.5 सदी के बाद में ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एहरेनबर्ग नाम के जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को नाम दिया। और इन्होंने इसको कह सकते हैं कि नेम गिवन टू द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का पहली बार नामकरण जो किया वो किसने किया? एहरेनबर्ग ने किया। और ये लगभग 1829 के आसपास में इन्होंने किया था। तो 2 प्रमुख जो नाम है यहाँ से जुड़े हुए फिलहाल ये हैं। बाकी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए इसमें देखते चलेंगे कि लुई पाश्चर ने क्या किया, और भी एडवर्ड जीनर कौन थे, इनके सभी के धीरे धीरे वहाँ पर नाम आते रहेंगे। प्रमुख बात ये ध्यान रखनी है कि चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर बैक्टीरिया में कौन सा सेल पाया जाता है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल ही होता है जिसमें जीवन होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल तो ऐसा सेल है जो इमेच्योर है। और इमेच्योर सेल की खास बात ये होगी कि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। और आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि कोई भी सजीव होगा, सजीव में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है श्वसन। तो कोई भी जो प्राणी होगा, अगर उसको श्वसन की क्रिया करनी है, श्वसन का मतलब है कि आप इसको अगर सिंपली देखो तो O2 का कन्वर्जन होता है CO2 में। हमारे जो बॉडी के बहुत डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत सारे अंग हैं जो शरीर के, हमारे अंग से लेकर के टिश्यू हुए, सेल्स हुए, इन सभी को ही रेस्पिरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन जो है प्राप्त होती है। तो जो ये ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है तो बाद में रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस हो जाता है, यही CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। और O2 को इनहेल करते हैं हम लंग्स के माध्यम से, आपको पता है। और एक्सहेल भी करते हैं किसके माध्यम से? CO2 को लंग्स के माध्यम से, यानी कि फेफड़ों के माध्यम से। तो फेफड़ों का भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। तो बात की जाए अगर रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है क्या है यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। वो तो यहाँ पर है ही नहीं इसके पास में। लेकिन इसके पास में जो अलग से विशेषता होती है वो होती है मिसोसोम्स। एक इसके पास में डिफरेंट काइंड का जो है सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है, जिसको बोलते हैं हम मिसोसोम। तो ये मिसोसोम के द्वारा ही क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, यानी कि श्वसन करता है। या हम कह सकते हैं कि मिसोसोम ही इस बैक्टीरिया को, यानी कि इस जीवाणु को ऊर्जा को प्रदान करता है। हम लोग जनरली ये भी देखते हैं कि जैसे कोई भी, अगर हम किसी भी वस्तु को जो है फ्रिज में डाल दें, किसी भी वस्तु को अगर हम या कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, तो आपने देखा है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग सीजन में भी आम मिलते हैं। अगर आम का सीजन ना भी हो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम की डिफरेंट वेराइटीज़ को हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं।
आम हुआ या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी। अब तो ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन चीज़ों पे बहुत फोकस कर रही है। एक मेगा फूड पार्क स्कीम है एक, अगर इसकी बात करें तो इसके तहत बहुत सारी जो सप्लाई चेन्स को कोल्ड स्टोरेज से जोड़ा जा रहा है, ताकि फूड का कोई क्राइसिस पैदा ना हो, यानी कि खाद्य संकट ना पैदा हो। अगर हम बात करते हैं कि किसी को भी हम रेफ्रिजरेशन में या रेफ्रिजरेटर में अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसी जगह पर उसकी जो डिके होने के चांसेस है, डिके मतलब उनके उसके नष्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम फ्रिज में या कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर -10 से लेकर के -18 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर तापमान होता है। हम फ्रिज में या कोल्ड स्टोरेज में लगभग इतना टेम्परेचर रखते हैं, इतना तापमान इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे होगा क्या कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इतने टेम्परेचर में इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव समझ पा रहे हो आप? अक्रिय हो जाएगा, यानी कि ये क्रिया करेगा ही नहीं। और जब ये क्रिया नहीं करेगा तो फूड को जो है ये एसिड डिके भी नहीं कर पाता है। तो बैक्टीरिया को जो सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर इससे क्या होना चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर इतना है तो जनरली बैक्टीरिया जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है। बात करें अगर बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, यानी कि जीवाणु का पोषण की बात हो रही है। जीवाणु का पोषण, देखिए जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे डिफरेंट टाइप के जो है स्पेसीज पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों की भी अलग अलग प्रजातियां हैं, छोटे छोटे कीट पतंगों से, इंसेक्ट से लेकर के बैक्टीरिया या इंसान, हर कहीं में आपको डिफरेंट काइंड की जो है प्रजातियां दिखाई पड़ती रहेंगी। इस पृथ्वी के पूरे पूरे जो लिविंग वर्ल्ड हमने पढ़ा था, उसके अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन को सही प्रकार से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग जो प्राणी हैं, अलग अलग प्राणी को अलग अलग उनके जीवन का आधार होता है, उनकी जो लाइफ की जो बैकबोन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसी प्रकार से जैसे बैक्टीरिया है, जैसे मैं आपको बैक्टीरिया से पहले अगर इंसानों की बात बताऊं तो इंसान को चाहिए होता है खाना, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको खाना भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए। पानी तो अगर बात करें, पानी तो सभी को ही चाहिए, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर खाने की, तो खाने में भी इंसान को बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि खाना उसको प्रोटीन देगा, खाना उसको फैट भी देगा, खाना उसको कार्बोहाइड्रेट भी देगा, और यही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, उसको हम बाद में न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है खाने से। इसलिए जबकि जो ये है कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, इनके सोर्सेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को किन से प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम प्राप्त करते हैं प्लांट से। इसी प्रकार से फैट या प्रोटीन को भी हम कहीं ना कहीं प्लांट से या किसी डिफरेंट दूसरे एनिमल से प्राप्त कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो हम जो इंसान हैं, हम अपने भोजन को अपने शरीर में नहीं बना सकते, इसलिए हम किसी एक्सटर्नल सोर्स का, किसी बाह्य स्रोत का सहारा लेते हैं अपनी जो है फूड चेन को जो है मेंटेन रखने के लिए, अपने खाने पीने को मेंटेन करने के लिए हम दूसरी चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जीव हो सकते हैं, बंदर से लेकर के गिलहरी वगैरह, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स से लेकर के डीकम्पोजर्स जो होते हैं अपघटक, सभी को न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं से चाहिए होता है। इसी प्रकार से बैक्टीरिया भी है, इस बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। लेकिन बैक्टीरिया जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है अलग अलग जगह से, क्योंकि बैक्टीरिया में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। अलग अलग कैटेगरीज होने के कारण ही बैक्टीरिया को अलग अलग प्रकार से फूड भी चाहिए होता है, और वो उसके डिपेंड करता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता कैसी है। जैसी उसकी विशेषता होगी, उसी विशेषता के आधार पर वह अपना पोषण भी प्राप्त कर रहा होगा। बैक्टीरिया के पोषण को तो हम समझेंगे ही फिलहाल यहाँ पर, लेकिन बैक्टीरिया के पोषण को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि बैक्टीरिया के टाइप्स कितने होते हैं। क्योंकि जब हम टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे तो हमें न्यूट्रिशन को समझना थोड़ा और भी आसान पड़ जाएगा। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली 4 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। पहला जो बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं बेसिलस। पहले टाइप का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बेसिलस बैक्टीरिया। जैसे आपने एक उदाहरण भी सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध में पाया जाता है, आपने सुना होगा कि दूध को खट्टा कर देता है वो। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, अब वो किस टाइप का बैक्टीरिया होगा उसकी अगर बात करते हैं तो फिर हम बाद में पता चल जाएगा हमें कि वो न्यूट्रिशन भी कहाँ से प्राप्त कर रहा होगा। तो जैसे लैक्टोबैसिलस से अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त कर रहा है, वो एक फूड मटेरियल से कर रहा है। और वो फूड भी कहाँ से प्राप्त हो रहा है हमको, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि वो दूध से बना हुआ है। और दूध जो है, दूध किसी न किसी सजीव से ही प्राप्त हो रहा है। तो ये किसी सजीव के ऊपर ही जो आश्रित कर रहा है एक प्रकार से, अगर देखे जाए इनडायरेक्टली। कैसे करता है उसको हम आगे समझेंगे।
बात करें अगर बैसिलस बैक्टीरिया की, तो बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, या इसको बोल सकते हैं हम सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल इसकी शेप होगी, यानी कि बेलनाकार होता है। इसकी अगर शेप की बात की जाए, आप ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हम टाइप्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो टाइप्स देख रहे हैं उनकी शेप्स के आधार पर, यानी कि उसकी किस प्रकार की आकृति है। जिस प्रकार की आकृति है उसी प्रकार की उसकी विशेषताएं भी होती हैं, तो उन विशेषताओं को भी हम देखेंगे। तो बेलनाकार हो सकता है या रोड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। रोड आप समझ रहे हो ना, रोड को बोल सकते हैं कि कोई इलोंगेटेड, कोई मटेरियल टाइप जैसे होते हैं कुछ जो इलोंगेटेड फॉर्म में हो, यानी कि थोड़ा सा लंबाई में हो। इसको हम सिंपली अगर बना करके देखें तो इस टाइप का बैक्टीरिया होता है। गोल है यानी कि सिलिंड्रिकल भी है, साथ साथ में रोड लाइक है क्योंकि बेलनाकार है, थोड़ा सा बड़ा भी है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है कोकस। तो कोकस नाम का जो ये बैक्टीरिया होगा, इसके भी कुछ उदाहरण आएंगे आगे, हम उसको भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी खास बात होती है कि ये राउंडेड होता है। राउंडेड मतलब एक बिल्कुल गोलाकार होगा। तो जो ये गोलाकार है, गोलाकार होने के साथ साथ में इसकी दूसरी विशेषता होती है कि ये सबसे छोटे प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो जैसे आप देखोगे बाद में हम पढ़ेंगे कि मोनोकोकस नाम का बैक्टीरिया या डायोकोकस। तो ये जो कोकस वाले बैक्टीरिया जितने भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो सबसे छोटे प्रकार के बैक्टीरिया होंगे। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि माइकोप्लाज्म जो होता है वो भी सबसे क्या होता है, वो सबसे छोटा होता है। तो माइकोप्लाज्म जो गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया है वो कोकस टाइप का बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट होता है एक वाइब्रो बैक्टीरिया। वाइब्रो बैक्टीरिया जैसे एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, एक होता है वाइब्रो कोलेरी। वाइब्रो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया से ही हमको कोलेरा जैसी बीमारी हो जाती है, जिसको हैजा बोल देते हैं। तो वाइब्रो आप नाम से ही पता चल गया होगा उसके कि वो किस टाइप का होगा। अब बात करते हैं इसकी शेप की, तो इसकी शेप होती है कोमा टाइप, यानी कि कोमा शेप्ड होता है ये। कोमा जो अंग्रेजी में हम कोमा यूज़ करते हैं या हिंदी में आपने देखा होगा ना, इस टाइप का जो कोमा होता है, तो ये इस टाइप का बैक्टीरिया होता है कोमा के जैसा। ये इधर को भी हो सकता है, यानी कि इसकी शेप जो है बिल्कुल कोमा के प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं हम वाइब्रो। वाइब्रो के बाद में फिर लास्ट में है, नाम से आप उसको भी समझ जाओगे, उसको बोलते हैं हम स्प्रीलियम। स्प्रीलियम आपने सुना होगा स्पाइरल, यानी कि इसको कह देंगे हम सर्पिलाकार। ये कैसा होता है, जैसे स्प्रिंग होता है सर्पिल के आकार का, तो स्प्रिंग की शेप में होता है। इसकी शेप कैसी होती है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। स्प्रिंग आप सभी के सभी समझते भी होंगे। तो ये 4 प्रकार के बेसिकली जो है टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के, और इन्हीं के आधार पर फिर हम आगे जब बढ़ेंगे और यहाँ पर उदाहरण देखेंगे बैक्टीरिया के, तो आप समझ पाओगे कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है जो इस प्रकार से अपने पोषण को प्राप्त कर रहा है। जैसे हमने शेप के आधार पर पढ़ा है यहाँ पर बैक्टीरिया के प्रकार को, तो हम एक प्रकार से पढ़ सकते हैं कि जिस बैक्टीरिया में किस टाइप का न्यूट्रिशन है, तो हम न्यूट्रिशन के बेस पर भी क्या कर सकते हैं, उसके टाइप्स को देख सकते हैं। जैसे पहले जो टाइप होगा इसमें, वो टाइप होगा फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने वाला बैक्टीरिया या करने वाला जीवाणु। यानी कि ऐसा जीवाणु जिसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए 2 चीज़ें जरूरी होती है, एक तो होता है लाइट और एक होता है क्लोरोफिल। अब आप इस बात को भी कहोगे कि क्लोरोफिल तो पाया जाता है कहाँ पर, लीव्स में, ये तो पत्तियों में होता है पेड़ों के। क्लोरोफिल को हमने पहले पढ़ा था जब हम प्लास्टिड को समझ रहे थे, तो क्लोरोप्लास्ट जब हमने पढ़ा था वहाँ पर, तो क्लोरोफिल के बारे में भी जाना था। अब क्लोरोफिल जैसी ही एक जो है विशेषता होती है इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, यानी कि ये क्या करता है कि इसमें भी बैक्टीरिया में, कौन से में, फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है इसमें भी एक विशेषता होती है किसकी, क्लोरोफिल की। और इसी क्लोरोफिल के कारण ही इसको हम बैक्टीरिया क्लोरोफिल कह देते हैं, यानी कि जीवाणु का पर्णहरित इसको हम कह सकते हैं। क्लोरोफिल के लिए हिंदी में क्या शब्द है, पर्णहरित। तो ये जीवाणु का पर्णहरित होता है। अब जीवाणु का जो पर्णहरित है, इसके माध्यम से ये प्रोसेस कौन सा करता है, फोटोसिंथेसिस का। और आपको पता है कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। आप जानते भी होंगे इसको, कार्बोहाइड्रेट, ये H12 है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है, इसी को हम बोल सकते हैं फूड। जैसे हम बोलते हैं ना कि किचन ऑफ सेल, किसको बोलते हैं हम, इसी क्लोरोफिल को ही बोलते हैं। तो ये किचन है, इसने तैयार किया है खाना किसका, इस वाले बैक्टीरिया का। तो ये बैक्टीरिया में खुद में ही प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, इसलिए खुद के लिए ही ये क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। तो इसको न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे सोर्स पर
जो आश्रित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए क्या करता है, ये अपना पोषण स्वयं करता है, यानी कि स्वयं क्या किया इसने, पोषण किया। यानी कि ऑटो ही क्या किया इसने, ना ट्रोपिक, इसको क्या बोल देंगे, ऑटोट्रोपिक, यानी कि स्वयं का क्या किया इसने, पोषण किया, खुद का न्यूट्रिशन किया इसने। तो इसको हम बोल देते हैं स्वपोषी प्रकार का बैक्टीरिया। अब इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे उदाहरण में अगर हम बात करते हैं, इसके दो उदाहरण हैं बड़े प्रसिद्ध। एक को बोलते हैं क्रोमेटियम। तो क्रोमेटियम नाम का जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से एक और भी है जिसको हम बोलते हैं रोडो स्पेरिलियम, रोडो स्प्रिलियम, यहाँ पर आ रहेगा रोडो स्प्रिलियम। अब रोडो स्प्रिलियम जो होगा ये बैक्टीरिया कैसा है, एक तो स्प्रिलियम टाइप का, जैसे हमने भी डिस्कस किया था पहले भी, यानी कि ये सर्पिलाकार होगा। तो रोडो स्प्रिलियम और क्रोमेटियम ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जिनका पोषण स्वयं करते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जैसे कि पेड़ पौधों में होता है। दूसरा जो हमारा प्रमुख बैक्टीरिया है उसका नाम है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमो से आपको पता है कि केमो का मतलब हुआ रसायन से, यानी कि इसको हम कह सकते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु, इसको कहा जा सकता है। जैसे कि इसके नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये ऐसा बैक्टीरिया होता है कि जो केमिकल कंपाउंड से अपनी जो है क्या करता है, केमिकल कंपाउंड्स अलग अलग हो सकते हैं या केमिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक, उनके माध्यम से यह अपनी न्यूट्रिशन को या अपने पोषण को यह प्राप्त करता है। तो अगर इसकी बात करते हैं हम, तो ये क्या करता है कि इट द बैक्टीरिया गेट्स एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन। यह क्या करता है कि ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में क्या बोल देंगे कि ऑक्सीकरण के माध्यम से, ऑक्सीकरण के माध्यम से जब केमिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को वहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीकरण के माध्यम से अपनी ऊष्मा को या ऊर्जा को या न्यूट्रिशन को, उसको क्या बोल देंगे हम, न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, प्राप्त करता है। लेकिन जो ये ऑक्सीडेशन होता है इसकी भी आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन भी किसका, ऑफ इनऑर्गेनिक जो मैटर होता है उससे, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ से। तो जैसे आप अगर केमिस्ट्री आप थोड़े बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि पदार्थ दो प्रकार के भी होते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, एक होते हैं कार्बनिक, एक होते हैं अकार्बनिक, यानी कि एक तो ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। जो ये इनऑर्गेनिक जो मैटर होता है इसका संबंध होता है किसी ऐसे जो है पदार्थ से कि जो सजीव ना हो, यानी कि इसमें आपको एक तो कार्बन, जिसको हम बोल देते हैं ना हाइड्रोकार्बन, तो इसमें आपको हाइड्रोकार्बन क्या मिलेगा, उसकी एब्सेंस मिलेगी, यानी कि उसकी अनुपस्थिति मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कार्बोहाइड्रेट बताया, उसके नाम से आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी या ग्लूकोज, उनका निर्माण किससे हो रहा है, हाइड्रोकार्बन से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ हाइड्रोजन के भी मोलिक्यूल्स है और कुछ साथ साथ में कार्बन के भी। इनऑर्गेनिक मैटर्स ऐसे मैटर्स होते हैं कि जहाँ पर हाइड्रोकार्बन नहीं पाए जाते हैं, और ये वाला जो बैक्टीरिया है ये अपना जो एनर्जी प्राप्त कर रहा है वो किसके ऑक्सीडेशन से करता है, ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन से प्राप्त करता है। तो इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इसका कुछ उदाहरण अगर इसके देखें हम यहाँ पर, तो एक तो है, आपने सुना भी होगा इसका नाम पहले, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। अब नाइट्रोबैक्टर क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि लगभग 78% के आसपास में नाइट्रोजन है। आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो है इसेंशियल होती है किसके लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए। कोई भी प्लांट होगा उसकी ग्रोथ के लिए क्या होती है, ये जरूरी होती है। तो नाइट्रोबैक्टीरिया भी इसको बोल देते हैं। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, इस एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करता है, उसको फिक्स करता है, उसको क्या करता है, उसका फिक्सेशन करता है, यानी कि स्थिरीकरण इसको कह देंगे, उसका ये स्थिरीकरण कर देता है। और स्थिरीकरण करने से जो ये होगा, ये नाइट्रोजन जो है कहाँ पर जाएगी, पौधे के जो रूट्स होंगे उनको प्रोवाइड करता है। और फिर क्या होगा कि रूट्स में जैसे ही जो है नाइट्रोजन की मात्रा जाएगी तो पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगा, वो ज़्यादा होने लगेगा। तो इसलिए पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो जिस नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है उसको एटमॉस्फेयर से लेकर के ये कन्वर्ट कर देता है किसमें,
जो प्लांट के काम आ सके डायरेक्टली। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इस बैक्टीरिया के माध्यम से मृदा की फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता भी बढ़ती है। तो नाइट्रोबैक्टीरिया इसका प्रमुख उदाहरण है केमोसिंथेटिक का। इसके अलावा इसका एक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, एक होता है, इसी से नाम निकला नाइट्रोमोनास नाम का बैक्टीरिया। नाइट्रोमोनास हो गया, ऐसे ही एक होगा हाइड्रोजेनोमोनास। तो आपने यहाँ पर देखा कि दो बैक्टीरिया हैं जो जिनके बारे में हमने डिस्कस की, मतलब तीन बैक्टीरिया हैं। तीनों बैक्टीरिया की खास बात क्या है कि एक तो नाइट्रोजन से अपना क्या कर रहा है, पोषण प्राप्त कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन से अपना क्या कर रहा है, पोषण प्राप्त कर रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये दोनों अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ही अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप है यहाँ पर, उसको हम बोल सकते हैं जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होता है। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट के लिए हिंदी में शब्द है मर्तोपजीवी जीवाणु। अब यहाँ से आप अगर इसको हम थोड़ा सा और आसान बना करके समझने का प्रयास करें, तो मर्तोपजीवी का मतलब है कि जो किसी मृत पर क्या हो, जिंदा हो। मृत पर जिंदा है यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो अपना न्यूट्रिशन है या जो उसका फूड है उसको कहाँ से प्राप्त कर रहा है, ये किसी मृत कोई भी जो पदार्थ है। अब मृत कौन सा हो सकता है, मृत कौन सा हो सकता है कि जो पहले कभी ना कभी क्या रहा हो, सजीव हो। सजीव ही तो क्या होगा, वही तो मरेगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेप्रोफाइटिक है ये केमोसिंथेटिक से इस मामले में अलग है कि ये जो जीवित रहता है ये किसी सजीव के मरने पर जीवित रहता है। यानी कि इसको हम अगर सिंपली यहाँ पर देखें तो इसको कह सकते हैं कि इट गेट्स फूड फ्रॉम डेड रेजिडुअल्स, यानी कि ये इसको बोल सकते हैं मृत अपशिष्ट। यानी कि ये मृत अपशिष्टों से अपना भोजन प्राप्त करता है। मृत अपशिष्ट कैसे हो गए, मान लीजिए जैसे कोई लकड़ी है, कोई पेड़ है, अगर ये पेड़ गिर जाए, वो गिर जाए यानी कि इसका कनेक्शन नीचे से ज़मीन से ख़त्म हो जाए, तो बाद में क्या हो जाएगा, ये पेड़ मर जाएगा यानी कि मृत हो जाएगा। धीरे धीरे ये सड़ना गलना प्रारंभ करेगा, और जब ये सड़ गल रहा होगा तो इसके जो है उस सड़े गले पार्ट को खाता कौन सा बैक्टीरिया है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। और इसकी जगह पर कोई प्राणी भी हो सकता है। कोई अगर प्राणी मर जाए, प्राणी के मरने के बाद में आप देखते हैं कि धीरे धीरे उसका शरीर डिके करने लगता है, यानी कि धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि वो धीरे धीरे नष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर जिंदा कौन सा बैक्टीरिया है, इसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। इसी प्रकार से अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी सजीव से, और किसी सजीव से उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं, तो उसके बाद में दूध को अगर छोड़ दिया जाए तो दूध भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो खराब इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस पदार्थ पर जीवित कौन है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं, और उदाहरण जैसे एक तो दूध वाला ही है, अभी डिस्कस भी किया था, इसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जहाँ पर भी शब्द होगा लैक्टो, आप ये भी ध्यान रखना कि इसका संबंध होता है मिल्क से, यानी कि दूध से या मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट से। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जाहिर सी बात है किसको खराब करेगा, दूध को खराब करेगा। या दूध में जो खट्टापन आता है, दूध में जो खट्टापन है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऐसे आप इसको देखते होंगे, आपने सुना भी होगा लैक्टोमीटर। अब लैक्टोमीटर भी क्या कर रहा है, मीटर का मतलब है कि मेजर करना, यानी कि माप रहा है किसको, दूध को, किसमें, पानी में। तो पानी और दूध का अगर कोई मिश्रण है, उसमें कितनी जो क्वांटिटी पानी की है और कितनी क्वांटिटी किसकी है, दूध की है, उसको सेपरेट कर देता है लैक्टोमीटर, जिससे हमें पता चलता है कि कितना प्योर है वो है दूध। तो ये किसी भी दूध की जो प्योरिटी को क्या करता है, मेजर करता है, यानी कि दूध की शुद्धता को जांच करता है लैक्टोमीटर। अब दूसरा जो उदाहरण हो सकता है इसका, वो है एसिटोबैक्टर। तो एसिडोबैक्टर भी एक उदाहरण है मृतोपजीवी बैक्टीरिया का। एसिडोबैक्टीरिया जो होता है ये भी क्या करता है कि ये भी किसी मरे हुए जो पदार्थ होते हैं उन पर ही यह जिंदा रहता है, और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन को ये प्राप्त करता रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगले जो बैक्टीरिया है उसको हम बोल सकते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसको कह सकते हैं। अब जो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये बड़ा जो है एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है। इसके लिए हिंदी में शब्द है, उसको हम कह सकते हैं सहजीवी जीवाणु।
यानी कि ऐसा जीवाणु जो साथ साथ में जी रहा हो किसी के। जैसे कि हम जैसे खाना खाते हैं, मान लीजिए कि एक तरफ ये मानव है, और मानव का भी क्या है, ये डाइजेशन सिस्टम है। डाइजेशन सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपको पता ही है कि मुंह से शुरू होकर के एनस तक, यानी कि गुदा तक जो होता है, जो पार्ट पूरा पूरा वो पाचन सिस्टम ही होता है। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। आपको ये बात समझनी है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी कि छोटी आंत होती है, छोटी आंत सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारे पाचन में, क्योंकि अल्टीमेटली पाचन क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है कहाँ पर, छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही अगर हम बात करते हैं छोटी आंत की, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात अगर हो रही है, तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ई कोली बैक्टीरिया। नाम इसका अगर बड़ा देखें तो ई से बहुत बड़ा इसका नाम बनता है, आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है ई कोली बैक्टीरिया को। अब ई कोली बैक्टीरिया क्या करता है कि ये हेल्प करता है डाइजेशन में, यानी कि ये पाचन में क्या करता है, सहायता करता है हमारे पाचन में। तो क्या होता है कि एक तरफ तो बैक्टीरिया हुआ कौन सा, ई कोली। ई कोली बैक्टीरिया ने क्या किया, हमारा जो है यानी कि पाचन में इसने पार्टिसिपेट किया, तो इसने क्या किया, इसने हेल्प किया किस में, डाइजेशन में। ऊपर से ये हमारे फूड से ही जो हमने खाना खाया है, जो हमने खाना खाया है अपने लिए, उसी फूड का कुछ पार्ट ये जो है अपने न्यूट्रिशन में यूज़ करता है, खुद के पोषण में भी यूज़ करता है। यानी कि जो हमने खाना खाया वो काम आ गया किसके, इस बैक्टीरिया के। और इस बैक्टीरिया के प्रोसेस से जो हमने खाना खाया वो अच्छे से क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। तो जब वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा तभी फिर हमारे शरीर को भी क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है या कोई भी प्राणी ऐसा, अगर स्पेशली बात करते हैं हम ह्यूमन के बारे में, इंसान के बारे में, तो इंसान का ई कोली बैक्टीरिया के साथ में एक सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक क्या होता है, संबंध होता है, रिलेशन होता है, जिसको हम सहजीवी संबंध कह देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे किस में, इस वाले मामले में। दूसरा अगर मैं यहीं पर ही डिस्कस करता हूँ, एक और उदाहरण यहीं पर देख लेते हैं हम। एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं हम राइजोबियम। राइजोबियम नाम का ये बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया भी बिल्कुल नाइट्रोबैक्टर के जैसा ही होता है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था पहले, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया माना जाता है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये क्या करता है कि मान लीजिए कि जैसे ये कोई पेड़ है, इस पेड़ की जड़ों में मौजूद है, खास करके ये जो बैक्टीरिया होता है, ये दाल जो होती है, डिफरेंट काइंड की जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस यानी कि दाल, जैसे कि भाई मूंग दाल हुई, चना की दाल हुई, मसूर की दाल हुई, एक्सेट्रा, इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें ही पाया जाता है। अब ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से इसने क्या लिया, एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत सारे नाइट्रोजन है, इसने बैक्टीरिया ने इसको क्या किया, नाइट्रोजन को ग्रहण किया और उठा करके इसको कन्वर्ट कर दिया फिर यहाँ पर नाइट्रेट्स में, और वही नाइट्रेट्स का फिर यूज़ कर लिया किसने, इस पेड़ ने, और ये पेड़ क्या हो जाएगा, फिर अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, इसका डेवलपमेंट होगा। तो यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है एक प्रकार का राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एक प्रकार से इस पेड़ को या पौधे को क्या कर रहा है, इसको पोषण देने में सहायता कर रहा है, और साथ ही साथ ये इस पेड़ से भी क्या कर रहा है, पोषण को प्राप्त कर रहा है साथ साथ, क्योंकि इसकी जड़ों में रह करके इसको शेल्टर मिल रहा है, साथ ही साथ में इसको जो वहाँ पर खाना भी मिलता है, यानी कि इसको वहाँ पर न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो किसके साथ में है, प्लांट के साथ में है, यानी कि पादप के साथ में है। जबकि ई कोली बैक्टीरिया किसके साथ में है, वो मानव के साथ में है या अन्य ऐसे प्राणियों के साथ में है जिनकी छोटी आंत में ये बैक्टीरिया उनके डाइजेशन में यानी कि पाचन में उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है पैरासाइटिक पैरासाइटिक बैक्टीरिया। इसको हम कह सकते हैं परजीवी जीवाणु। अब देखिए जहाँ पर भी शब्द आता है परजीवी, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, बात अगर उसके सामने आ रही है परजीवी की, परजीवी का मतलब होगा कि जो हमेशा दूसरों पर क्या करता है, निर्भर करता है, यानी कि दूसरे पर रिलाई करता है। ये अगर ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरे पे भी किस पे, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। जो पैरासाइट होता है वो हमेशा क्या करता है, किसी दूसरे सजीव पर निर्भर करता है, यानी कि किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो ये बैक्टीरिया होगा, या बैक्टीरिया किस टाइप का बैक्टीरिया, पैरासाइटिक टाइप का बैक्टीरिया, तो ये हमेशा क्या करता है कि ये दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे समझेंगे कि मान लेते हैं कि यदि कोई प्राणी है, जैसे कि इंसान ही है, अब एक तरफ इंसान है
और इंसान के जो है कोई इस प्रकार का कोई जैसे जू टाइप की हो जाए कुछ, या कुछ और अगर हम बात करते हैं जैसे खटमल टाइप के होते हैं, मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये आकर के इंसानों को केवल खून पी रहे, इंसान के ब्लड को क्या करते हैं, फीड करते हैं, जबकि इनका इंसानों को कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि इस प्राणी को तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ बेनिफिट है यहाँ पर, फ़ायदा ही फ़ायदा है, जबकि इंसान को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बजाय उसके क्या इसको नुकसान है। नुकसान किस फॉर्म में हो सकता है इंसान को? भाई मान लीजिए कि अगर किसी मच्छर ने काट लिया तो हो सकता है कि मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रोटोजोआ चल जाए, जिसकी वजह से जो व्यक्ति को जो है मलेरिया हो जाए या कोई और दूसरी डेंगू टाइप की बीमारियां हो जाए। तो वो क्या है कि एक प्रकार से ये जो परजीवी होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, नुकसान के रूप में बीमारियां पैदा करते हैं। और यही बात जो लागू होती है वो किस पर लागू होती है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया पर। यानी कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया की अगर हम दो बेसिक बातें इसकी करें, तो पहले तो ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अनदर लिख देते हैं यहाँ पर। यानी कि यह किसी दूसरे सजीव पर क्या करता है, निर्भर करता है, पहली बात इसकी। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि ये हमेशा क्या करता है, इट कॉजेज डिसीजेस। यानी कि ये हमेशा क्या करेगा, बीमारियों को पैदा करता है, बीमारियों को जन्म देता है। अब कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारी हैं, और उन्हीं बीमारियों को एक एक करते हुए हम यहाँ पर समझेंगे भी। तो अब देखते हैं कि इस बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारियां शरीर को हो सकती है। अब बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां किसी सजीव में ही होगी। सजीव में कौन कौन हो सकता है, क्या तो हम इंसान हो सकते हैं, प्राणी हो सकते हैं, या कोई पेड़ पौधे हो सकते हैं। जब भी हम कभी बैक्टीरिया के या वायरस के संबंध में बीमारियों को पढ़ते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि इसका इंसानों पर क्या असर है, यानी कि इंसानों को किस प्रकार से ये प्रभावित करता है, या साथ ही साथ में हम देख लेते हैं कि ये जो है किस किस प्रकार से वनस्पतियों को या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम बात करें इस बैक्टीरिया की, तो ये जो ह्यूमन होते हैं, इंसानों में कौन कौन सी डिसीज़ ऐसी हो सकती है जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हो रही हो, यानी कि जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां होगी, किसमें, पहले इंसानों में देखते हैं, बाद में देखेंगे कि प्लांट में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब आपको एक जनरल से यहाँ पर मैं बात बताऊँ तो ह्यूमंस में 90% जो केसेस मिलते हैं बीमारियों के, वो जुड़े होते हैं किससे, रेस्पिरेशन सिस्टम से। वैसे तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर हिंट दूँ मैं इसका कि रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, तो रेस्पिरेशन सिस्टम में हमारी नोस्ट्रिल से लेकर के, नोस्ट्रिल मतलब जिसको हम नासिका कह देते हैं, यानी कि जहाँ से हम सांस को ग्रहण कर रहे हैं, नोस्ट्रिल हो सकती है, ट्रैकिया हो सकता है। ट्रैकिया का मतलब बोल सकते हैं इसको विंड पाइप भी कह सकते हैं हम। विंड पाइप मतलब जो श्वास की नली होती है, ये इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे लंग्स होते हैं वैसे फेनिक्स होता है, लैरिंक्स होता है, यहाँ पर भी साथ साथ में मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर भी फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे तसल्ली से कि ये क्या क्या होते हैं। हमारे गले में ही पाई जाती हैं दोनों चीज़ें, और छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में, तो वहाँ पर देख लेंगे इसको। तो अगर हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन सिस्टम में बेसिकली वो चीज़ें आ रही होती हैं जहाँ से हम श्वास को ले रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं। तो आप देखोगे कि हम नोस्ट्रिल यानी कि नाक के माध्यम से श्वास लेते हैं, फिर वो ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप जो श्वास की नली होती है उसके माध्यम से वो होता हुआ कहाँ पर पहुँचता है, हमारे लंग्स में। लंग्स के भी अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे लंग्स में होती है ब्रोंकीज होती है, ब्रोंक्यूल्स होती है, ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं लंग्स के। तो इनके बारे में हम डिस्कस बाद में तसल्ली से करेंगे, वहाँ पर हम इनको साथ साथ में हिंदी में भी देखेंगे कि क्या क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंसानों में 90% बीमारियाँ लगभग जो है रेस्पिरेशन सिस्टम से ही जुड़ी होती है, जो बैक्टीरिया से होती है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा कि जो कोरोना वायरस फैमिली है, अब कोरोना वायरस में अभी तक 6-7 जो वायरस लगभग पाए गए हैं, जिसमें लेटेस्ट जो है वो नोवेल कोरोना वायरस है, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो जो ये नोवेल कोरोना वायरस है यानी कि नया कोरोना वायरस है, ये भी इसके भी अगर लक्षण देखे जाए, सिम्टम्स इसके देखे जाए, तो क्या क्या होती है, खांसी वगैरह होना, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है इनिशियली, और बाद में फिर धीरे धीरे शरीर में फैल करके ये वायरस भी क्या करता है, ये भी एक चूँकि पैरासाइट होता है, तो ये भी धीरे धीरे शरीर को बीमार करता चला जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता हुआ चला जाता है। तो उम्मीद है कि समझ में आपकी कि इंसानों में जो बीमारियां होंगी
बैक्टीरिया से, वो 90% केसेस में किसको इफेक्ट करेगी, रेस्पिरेशन सिस्टम को। और कैसे कैसे करती है उसको हम उदाहरण से समझते हुए चलते हैं। बात करते हैं बीमारी की। एक बीमारी आपने जनरली सुनी होगी, टीबी। टीबी नाम की बीमारी। टीबी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, आप सभी जानते भी होंगे इसको। ट्यूबरकुलोसिस नाम की जो ये बीमारी होती है, ये बीमारी क्या करती है कि हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रभावित करती है। देखो फिर से पहली बात वही आ गई, रेस्पिरेशन सिस्टम में सारी चीज़ें आती हैं, नाक से लेकर के हमारे फेफड़ों तक। और इसकी अगर बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका मतलब क्या है कि आपने जो ऊपर नाम में ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, एक बैक्टीरिया है पहली चीज़। साथ में लिखा हुआ माइको, यहाँ पर माइको से आप सिंपली आइडिया लगा सकते हो कि बहुत सूक्ष्म। यानी कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो जनरली दूसरे बैक्टीरिया से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम की कैटेगरी में ही आता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं। तो टीबी जो बीमारी है वो किससे हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है। इसी प्रकार से एक और भी जो बीमारी है उसका नाम है लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम हिंदी में जनरली बोल देते हैं कुष्ठ रोग। इसको क्या बोल देते हैं, कुष्ठ रोग कह देते हैं इसको। जो ये लेप्रोसी नाम की बीमारी होती है, इसके लिए भी जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होगा वो कौन सा होगा। देखो यहाँ पर आपको आसान भी थोड़ा पड़ेगा समझने में, क्योंकि जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, आपने देखा कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि इनके नाम में ही बैक्टीरियाज की बीमारी का नाम भी आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे लेप्रोसी है, लेप्रोसी की बात करें तो इसका क्या, जो इसको उत्पन्न करने वाला जो बैक्टीरिया होगा उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। देखो इसी के नाम से जो इसका नाम भी यहाँ पर आ गया है। अब ये भी क्या करेगा, ये भी किसको प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन सिस्टम को। और रेस्पिरेशन सिस्टम में भी स्पेशली प्रभावित करता है किसको, लंग्स को, यानी कि हमारे फेफड़ों को। नेक्स्ट बीमारी है जैसे हमारी टिटेनस, आपने इसका नाम भी सुना होगा, टिटेनस। टिटेनस नाम की जो ये बीमारी होती है, ये भी बड़ी जो है डेंजर टाइप की बीमारी होती है। आपने जनरली सुना होगा कि भाई किसी व्यक्ति को अगर लोहे से चोट लग जाए तो बोला जाता है कि भाई टिटेनस का इंजेक्शन लगवा लीजिए। अब लोहे से ऐसा क्या क्या होता है, क्योंकि लोहे में लगा होता है कोरोजन, और कोरोजन की वजह से बॉडी में सेप्टिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि बॉडी में आप अगर देखोगे एक प्रकार से जो सेप्टिक होता है, सेप्टिक में होता क्या है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो सेल्स में इन्फेक्शन होना पैदा हो जाता है, और उन इन्फेक्शंस के कारण जो सेल्स होते हैं वो गलना शुरू कर देते हैं। यानी कि सेल्स डैमेज होना शुरू जो कर जाते हैं, और अगर सेल्स डैमेज होंगे तो बॉडी का वो स्पेसिफिक जो पार्ट होगा वो पूरा पूरा खराब हो जाता है। इसलिए सेप्टिक से ग्रसित व्यक्ति को उसका वो अंग को क्या कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं उसकी बॉडी से। तो टिटेनस भी एक ऐसी बीमारी है। अब टिटेनस के लिए अगर बात करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम नाम में फिर से आ जाएगा टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब जो ये टिटेनी से आपको आइडिया हो रहा होगा कि टिटेनस से संबंधित जो है बीमारी है, ये जो बीमारी होती है वो स्पेशली हमारे ब्रेन को, यानी कि मस्तिष्क दिमाग को, और साथ ही साथ में मसल्स को जो है प्रभावित करती है। ब्रेन को कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि क्या होता है कि जब टिटेनस नाम की जो समस्या, ये बीमारी हो जाती है शरीर में, तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग पे इसका क्या पड़ता है, इसका इम्पेक्ट पड़ता है। और कभी कभी हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे शरीर पर उसका कंट्रोल नहीं हो पाता। यानी कि जो शरीर के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाए, चोट लगने के बाद में जो अगर कोई भी हमारा अंग होगा ऐसा शरीर का, उस अंग में अगर सेप्टिक जो हो जाती है तो उसमें समस्या क्या होती है कि वहाँ पर बहुत सारे जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका ऊतक होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, उनमें फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन उस पार्ट की सही से इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहा होता है। तो ब्रेन को तो ये इम्पेक्ट करता है, साथ में मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसको कह सकते हैं कि मांसपेशियों में जो है सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है मांसपेशियाँ। इसकी वजह से बॉडी में भी क्या होने लगता है, फिर पूरा पेन होने लगता है, बहुत बेकार वाला पेन होने लगता है। तो ध्यान रखना है कि टिटेनस जो है ब्रेन को और मसल्स को, मस्तिष्क को, और साथ ही साथ में जो हमारी पेशियाँ होती है उनको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ऐसे अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया नाम की बीमारी होती है। ये डिप्थीरिया टाइप की जो होती है, डिप्थीरिया हो गया, जैसे BCG वगैरह के जो टीके लगते थे पहले, तो ऐसे डिप्थीरिया हो गया, कोलेरा हो गया।
होता क्या है कि ये बीमारियां भी क्या करती हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम को ही ये इम्पेक्ट करती है। तो इसकी खास बात क्या है कि ये रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रभावित करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसकी खास है कि इससे कौन सा बैक्टीरिया ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ये वाली बीमारी होती है, तो उसका नाम है कोराइन बैक्टीरिया। कोराइन बैक्टीरियम बोल दो उसको, या बैक्टीरिया बोल दो, एक ही बात है, कोराइन बैक्टीरियम। तो कोराइन बैक्टीरियम के कारण जो है ये डिप्थीरिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ में हमारे फेफड़े जो होते हैं, लंग्स होते हैं, वो भी आवाज़ करते रहते हैं। डिप्थीरिया से की जैसी एक बीमारी होती है, इसका नाम है निमोनिया। यहाँ पर पी साइलेंट है, इसको निमोनिया ही कहेंगे। तो जो ये निमोनिया नाम की बीमारी होती है, इसको हम कह सकते हैं कि ये डिप्थीरिया जैसी ही बीमारी है। ऐसा क्यों इसको कहा जा रहा है? क्योंकि ये भी क्या करती है, ये भी रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रभावित करती है, स्पेशली किसको, लंग्स को। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, ये उनको ज़्यादा परेशान करती है बीमारी, और उनके जो फेफड़े होते हैं उनसे एक अजीब सा साउंड भी आता रहता है, उनको सांस लेने में भी तकलीफ रहती है। तो जो ये बीमारी है निमोनिया, ज़्यादातर बच्चों को ही क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसका नाम है डाइप्लोकोकस निमोनी। डाइप्लोकोकस निमोनी, इसको क्या बोल देंगे हम, निमोनी कह देंगे, निमोनी। तो डाइप्लोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है किसके लिए, निमोनिया के लिए। ऐसी एक बीमारी होती है और भी, इसको हम कह सकते हैं जैसे कोलेरा है, कोलेरा के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हैजा कह देते हैं, हम जनरली हैजा कह देते हैं इसको, बीमारी को। हैजा में होता क्या है कि एक तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसको डिहाइड्रेशन कह देंगे, और साथ ही साथ में हमारा जो पाचन क्रिया होती है वो प्रभावित हो जाती है बुरी तरीके से। इसकी वजह से कोई भी चीज़ हम खा पी रहे होते हैं वो तुरंत जो है वोमिटिंग के रूप में बाहर आती रहती है शरीर से। तो कोलेरा इसका मतलब क्या है कि हमारे कहीं ना कहीं डाइजेशन को प्रॉब्लम जो है क्रिएट करता है, यानी कि पाचन को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और पाचन में भी मैंने आपको बताया है कि पाचन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो करती है कौन, छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये छोटी आंत को क्या करता है, परेशान करता है, कोलेरा जो नाम की जो ये बीमारी होती है। अब कोलेरा नाम की बीमारी के लिए जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए वाइब्रो कोलेरी। वाइब्रो कोलेरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि इसको बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेरी स्पेलिंग आएगी AE, वाइब्रो कोलेरी। ऐसे ही एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड को जनरली हम कभी कभी बोल देते हैं आंत्र जबर, यानी कि इंटेस्टाइन का जो फीवर भी इसको कह सकते हैं, एक प्रकार से हम इंटेस्टाइन फीवर इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमारी आंत्र होती है जो, और वो भी स्पेशली देखो ध्यान रखनी है बातें आपको, कि बायोलॉजी में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं इंटेस्टाइन का, तो 99% इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। क्योंकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी उसका कोई भी फंक्शन नहीं होता हमारे पाचन क्रिया में। इसलिए पाचन क्रिया में कोई भी भाग नहीं लेती है कौन सी वाली इंटेस्टाइन, जो बड़े वाली होती है। तो जब भी बात होती है कहीं पे भी इंटेस्टाइन अगर जिक्र हो रहा होता है पूरी बायोलॉजी में, तो ध्यान रखना है कि वो जनरली किसके बारे में बात हो रही है, वो छोटे वाली आंत के बारे में बात हो रही होती है। तो टाइफाइड में क्या होता है कि आंत छोटे वाली प्रभावित होती है, और आंत अगर प्रभावित हो जाएगी तो आपको पता है कि डाइजेशन में अपने आप ही क्या आएगी, फिर समस्या होगी। यानी कि डाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, वो धीमा यानी कि स्लो कर जाता है, और इसकी वजह से और भी समस्याएं होने लगती है। कभी कभी टाइफाइड जो होता है जनरली हैजा के साथ में ही आता है शरीर में। तो टाइफाइड और हैजा दोनों की दोनों जो ये बीमारियां होती हैं, इनके ज़्यादातर चांसेस होते हैं एक साथ में ही होने के। बात करें अगर टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होगा कौन सा रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो उसका नाम है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफी। इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो होगा बैक्टीरिया, वो है कफ के लिए। कफ यानी कि खांसी की बात हो रही है। अब आपको पता है कि जो कफ है, कफ में भी अगर बात करें हम कफ की, तो ये भी किससे जुड़ा हुआ होता है, ये बीमारी भी रेस्पिरेशन से जुड़ी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र से जुड़ी होती है। तो कफ में तो कभी कभी गले में खराश से लेकर के सारी चीज़ें हो जाती हैं।
तो इसमें आप देखोगे कि रेस्पिरेशन सिस्टम में नोस्ट्रिल से लेकर के नाक से लेकर के श्वास नली और जो हमारी थ्रोट होती है, गला होता है अंदर से, इनको सबको प्रभावित करता है ये कफ। और कफ के लिए जो एक जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है बोर्डिटेला परट्यूसिस। बोर्डिटेला परट्यूसिस नाम का ये बैक्टीरिया कफ के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे ही एक बीमारी होती है प्लेग। प्लेग नाम की जो ये बीमारी होती है, ये बीमारी भी बड़ी डेंजर बीमारी मानी जाती है। इस बीमारी को डेंजर क्यों कहा जाता है? पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि ज़्यादातर प्रभावित होगा रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ये बीमारी भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि लंग्स को प्रभावित कर रही होती है, और साथ ही साथ में प्रभावित करती है आरबीसीज़ को। हमने आरबीसीज़ के बारे में थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया है, और बाकी तो पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है इसका, हम इसको बाद में जो है डिस्कस भी करेंगे वहाँ पर। इरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहते हैं हम साथ साथ में। प्लेग नाम की जो ये बीमारी होगी, इसमें होता क्या है कि व्यक्ति की जो आरबीसीज़ होंगे, आरबीसीज़ में क्या होने लगता है कि उनकी काउंटिंग से उनके नंबर्स कम होने लगते हैं, और साथ साथ में लंग्स जो है हमारे इन्फेक्टेड रहते हैं। तो लंग्स एक तो प्रॉपर क्या नहीं करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे। और लंग्स का काम क्या होता है, O2 को इनहेल करना, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना। और यही जो O2 होता है, इसका कैरियर क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, इसका कैरियर, यानी कि इसका वाहक कह सकते हैं इसको, वाहक। तो एक तो O2 की कमी तो रहेगी क्योंकि लंग्स सही से काम नहीं कर रहे, साथ ही साथ में आरबीसी के पास में ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए नहीं होगी, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए नहीं होगी तो आरबीसी की संख्या अपने आप ही क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या होगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती हुई चली जाएगी। यही वजह है कि जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो अल्टीमेटली यही प्लेग बदल जाता है किसमें, एनीमिया में। एनीमिया को हम क्या बोल देते हैं, रक्तालापता। रक्तालाप का मतलब होता है कि यानी खून की कमी हो जाना, रक्त की कमी हो जाना बॉडी में। तो प्लेग क्या होता है कि प्लेग इस टाइप की बीमारी होती है। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि लंग्स के माध्यम से, यानी कि नोस्ट्रिल के माध्यम से ये लंग्स तक पहुंचता है ये वाला बैक्टीरिया, जो प्लेग का बैक्टीरिया होगा। इसलिए ये एक प्रकार की छुआछूत वाली बीमारी होती है। थोड़ी सी कैसी होती है, कॉन्टेजेनियस होती है ये, यानी कि फैलने वाली बीमारी होती है, टच करने से फैलती है, या एक दूसरे के सांस के संपर्क में आने से ये वाली बीमारी क्या होती है, फैलती है। पहले जो है यूरोप में और हमारे एशिया में भी करोड़ों लोग इस बीमारी से जो है मारे जा चुके हैं। जब पहली बार 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, पहला सेशन हो रहा था, तो उसको भी कैंसिल इसलिए किया गया था क्योंकि उसको कैंसिल करके दूसरी जगह पर इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर प्लेग की समस्या फैली हुई थी। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसका के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है येरसीनिया पेस्टिस। येरसीनिया पेस्टिस नाम का जो होता है एक बैक्टीरिया, वो जिम्मेदार होता है प्लेग नाम की इस बीमारी के लिए। आपको ये थोड़ा सा भारी सा लगा होगा क्योंकि इसमें जो है प्लेग का कहीं जिक्र नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि ये प्लेग है तो ये पी है, यहाँ पर पी से शुरू है यानी कि पेस्टिस है, तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हो। एक बीमारी और भी है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। इसको बोलते हैं हम गोनोरिया। गोनोरिया कहते हैं इसको, गोनोरिया। तो जो गोनेरिया भी कह सकते हैं, गोनोरिया कह सकते हैं इसको। तो जो गोनोरिया नाम की बीमारी होती है, ये बीमारी क्या होती है कि जो इंसान के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो उसके गुप्तांग होते हैं, उन गुप्तांगों में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, और इस इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है, उस बैक्टीरिया के नाम में भी क्या है, यही गोनोरिया लिखा हुआ वहाँ पर। तो जैसे बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया, और इसके बाद फिर क्या है यहाँ पर, सेम वही जो यहाँ पर है गोनोरिया। तो निसेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से बीमारी होती है, जिसकी वजह से इंसानों के प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, और इसलिए ये बीमारी भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट बात अगर करें कि प्लांट्स में कौन कौन सी जो है बीमारियां हो सकती है इससे जुड़ी हुई, बैक्टीरिया से जुड़ी हुई। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो, पढ़ने के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, और इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि आज की डेट में कम नहीं है कहीं पर भी। आप इंटरनेट पर देखिए, आप किताबों में देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। लेकिन हम जब पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को, तो हमको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को साथ साथ में देखते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं पेपरों में। तो अगर हमें सवालों का पता हो तो हम इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि हमको क्या क्या सिलेक्टिवली पढ़ना है, तो हम उसको कहते हैं सिलेक्टिव स्टडी करना।
इतनी मोटी किताब ना पढ़ के उसका केवल इतना हिस्सा पढ़ना जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या जहाँ से जो है 95% चांसेस है पेपर में आने के। तो जैसे प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी डिसीज़ होती है, ये डिसीज़ तो पूछी जाती है प्लांट्स में, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा हुआ है आज तक कि किसी बैक्टीरिया का नाम पूछा गया कि इस बीमारी के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर ऐसा कभी हुआ भी तो ये क्वेश्चन आएगा लगभग, इससे नीचे तो नहीं आएगा, आईएएस वाले पेपर से नीचे तो कभी नहीं पूछा जाएगा। और आईएएस के पेपर में भी ये चीज़ें तब पूछी जाएंगी जब वो बैक्टीरिया रिसेंट में न्यूज़ में रहा हो, जिसकी वजह से कोई ऐसी बीमारी हुई हो किसी प्लांट में। जैसे फिलहाल है नोवेल कोरोना वायरस है। अब नोवेल कोरोना वायरस पूरा पूरा चर्चा में है, हो सकता है यूपीएससी इसके संबंध में क्वेश्चन पूरा डिटेल में पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या है, कब कब इसका नामकरण किया गया, कैसे कैसे इसकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से सॉरी लोग बता रहा हूँ कौन कौन से वायरस हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है जो करंट अफेयर में शामिल होती है, जबकि जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता। बात करते हैं अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कौन कौन सी जो बीमारियां हो सकती है उसको यहाँ पर देखते हैं बाहर। जैसे पहली बीमारी है जिसको बोलते हैं पोटैटो विल्ट। पोटैटो विल्ट जो बीमारी है, ये बीमारी होती है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण जो है ये होती है। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि पोटैटो में एक रोग होता है जिसको वाट बोलते हैं, वाट WART। वो वाट रोग किसी और के कारण यानी फंजाई के कारण हो रहा है, ये बैक्टीरिया के कारण। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ये बीमारी जो है ये निम्नलिखित में से किसके कारण हो रही है? बैक्टीरिया के कारण, विषाणु के कारण, फंजाई के कारण या एल्गी के कारण? आपको पता होना चाहिए किसके कारण हो रही है, ये बैक्टीरिया के कारण। पोटैटोस के नाम में आया हुआ तो जाहिर सी बात है किस में होगी ये होगी आपके आलू में। इसी प्रकार से दूसरी बीमारी है जिसका नाम है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर। अब देखिए सिट्रस कैंकर के नाम से ही आपको पता है, अब इसमें क्या होता है कि जेंथोमस सिट्री नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये किसी भी सिट्रस का मतलब आप सभी जानते भी होंगे कि ऐसी बात हो रही है कि कोई भी ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको सिट्रस फ्रूट्स बोल सकते हैं या रसदार फल बोल सकते हैं। तो रसदार फलों में जो है ये बीमारी हो जाती है कभी कभी इस बैक्टीरिया के कारण, जिसका नाम मैंने आपको अभी थोड़ा पहले बताया, जेंथोमस सिट्री बोलते हैं इसको। नाम वाम आपको नहीं वहाँ पे याद करना है। तो रसदार फलों में ये क्या होती है, बीमारी होती है जिसकी वजह से उनका जो स्वाद बिगड़ जाता है या वो इन्फेक्टिव हो जाते हैं और उनको खाना भी फिर नुकसानदायक हो जाता है क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं सभी के सभी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक होता है, हम बोलते हैं फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट का जो ये रोग है ये होता है एप्पल में यानी कि सेब में। अब फायर ब्लाइट का जो रोग होता है, आपने देखा होगा कि सेब कभी कभी अंदर से सड़ जाती है पूरी पूरी, मतलब वैसे तो वाइट निकलनी चाहिए अंदर से लेकिन वो लाल लाल सी ब्राउनिश फॉर्म में निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो है वायरस, इस बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है जिसको हम फायर ब्लाइट कह देते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट वाली जो बीमारी है इसमें क्या होता है उसको हम बोल देते हैं, जैसे एक होता है राइस में होती है एक बीमारी जिसको हम ब्लाइट कह देते हैं, राइस ब्लाइट। अब राइस ब्लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो चावल होते हैं, चावल आपने देखा होगा कि चावलों में कभी कभी काले काले से दाने पैदा हो जाते हैं। तो वो जो काले काले से दाने पैदा हो रहे हैं वो किसके कारण हुए हैं? वो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं। इसलिए बोल सकते हैं हम कि ब्लाइट डिसीज़ इन राइस। तो ब्लाइट उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या हुआ वहाँ पर जो है इस बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से चावलों का रंग बदल गया या चावल का सही से क्या नहीं हो पाया, विकास उसका नहीं हो पाया। ऐसे ही एक प्रसिद्ध रोग है, ये कई बार पूछा गया है पेपर में, इसको थोड़ा ध्यान रखना आपको, टुंडू टुंडू रोग। तो टुंडू रोग जो होता है ये गेहूं में होता है यानी कि व्हीट में होता है ये। तो गेहूं में होने वाला टुंडू रोग भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो ये कुछ खास खास ही थे जो जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही है इंसानों में और प्लांट्स में। माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, उनका नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर। अब पाश्चर ने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने कुछ विषाणुओं की भी खोज की, जैसे रेबीज जो विषाणु है उस, जब हम बाद में टॉपिक पढ़ रहे होंगे वायरोलॉजी को वहाँ पर समझेंगे इनके योगदान को। तो माइक्रोबायोलॉजी में ठीक ठाक योगदान रहा है इनका। और इनका ही नाम से एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन यानी कि पाश्चुरीकरण भी इसको कह देते हैं। अब पाश्चुरीकरण का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम सिंपली समझे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ध्यान रखना कि ओप मिल्क, इन्होंने बताया इस वाले मेथड के माध्यम से जीवाणुओं के संबंध में यानी कि बैक्टीरिया के संबंध में इन्होंने बताया कि अगर हम पाश्चुरीकरण कर दे किसी भी जो
कोई भी फूड है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने किसको लिया, मिल्क को। इन्होंने कहा कि अगर हम उसको पाश्चुरीकरण उसका कर दे तो उसके डिके होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है जो कौन सा पदार्थ है, कोई फूड है एक प्रकार का, कोई फूड प्रोडक्ट है। अब फूड में जो मिल्क भी हो सकता है, मिल्क प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती है, खाना पीना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि पाश्चुरीकरण के माध्यम से भोजन का जो डिके का प्रोसेस होता है, डिकेइंग प्रोसेस जो होता है वो स्लो पड़ जाता है, और स्लो पड़ने के कारण वो नष्ट काफ़ी देर में होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाश्चुरीकरण के इस माध्यम से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जो पाए जाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो पैदा हो सकते हैं भोजन में, वो कुछ समय के लिए क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और कुछ समय तक हम फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए, यानी कि भोजन के संरक्षण के लिए हम कौन से प्रोसेस को जो है देखते हैं यहाँ पर, पाश्चुराइजेशन। और पाश्चुराइजेशन का जो प्रोसेस है ये, इसके बारे में बताया किसने, लुईस पाश्चर ने। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। लुई पाश्चर ने बताया कि पाश्चुराइजेशन के दो मेथड हो सकते हैं। यानी कि जो पाश्चुराइजेशन होगा, पाश्चुरीकरण होगा, उसके दो मेथड हो सकते हैं। अब कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, पहला जो मेथड था उसका नाम इन्होंने रखा LTH। LTH का मतलब होता है, आप नोट कर लेना इसको, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, यानी कि लो टेम्परेचर से आपको पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर लो रहेगा। कितना लो रहेगा वो हम देखते हैं रिलेटिवली, जब हम दूसरे वाले प्रोसेस को समझेंगे यहाँ पर। तो ये दूसरे वाले प्रोसेस से थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। कितना कम रहेगा, वो लगभग रहेगा 62.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। तो 62 डिग्री 8 दशमलव सेल्सियस तक क्या रहेगा टेम्परेचर। बात की जाएगा टाइम की, तो टाइम रहेगा लगभग 30 मिनट के आसपास में। अब यहाँ पर आपको जो मेन बात है समझने की वो ये है, इन्होंने कहा कि यदि हम मिल्क को बॉईल करते हैं, हमने यहाँ पर किसके पाश्चराइजेशन की बात हो रही है, मिल्क की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है। अगर हम मिल्क को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी कि उसको उबाल रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि उसको गर्म करते टाइम 30 मिनट तक हम अगर उसे 62.8 डिग्री सेल्सियस यानी 62.8 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उसको गर्म करते हैं, तो मिल्क क्या हो जाएगा, उसका पाश्चुराइजेशन हो जाएगा, पाश्चुरीकरण हो जाएगा। और पाश्चुरीकरण का मतलब है कि उसमें मौजूद तमाम जो बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से दूध क्या होगा, लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा, यानी कि डिके नहीं होगा, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। अब ये लंबे टाइम के लिए कितना लंबा टाइम होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, जिस जगह पर वो दूध रखा गया। बाद में अगर कुछ उसको ऐसे ही कुछ अप्रोप्रिएट कुछ कंडीशन मिलती है तो उसमें दोबारा बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और वो दोबारा उस दूध को ख़राब कर सकता है। इन्होंने एक दूसरा मेथड और बताया जिसको हमने कहा HTST मेथड। HTST मेथड यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड यानी कि जो पहला प्रोसेस था LTH वाला, उसके कंपेरेटिवली देखा जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लगभग कितना है 71.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास में तापमान रखते हैं इस वाले मेथड में। और टाइम जो रखेंगे, टाइम बहुत कम टाइम रखते हैं, 15 सेकंड के आसपास ही। तो इन्होंने बताया कि अगर 15 सेकंड तक हम दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हैं तो दूध को कुछ टाइम के लिए क्या किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको संरक्षित किया जा सकता है। और इसी को क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो ये इन्होंने एक छोटा सा मेथड दिया था, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, तो आप लोग इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने पहली बार एक फंजाई थी, यानी कि एक कवक था, और इस कवक से इन्होंने एक मेडिसिन बनाई। इस कवक से इन्होंने एक मेडिसिन बनाई। इस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम। अब आप उस मेडिसिन का नाम, इस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि नाम क्या था उसका, पेनिसिलिन। अब जो पेनिसिलिन नाम की मेडिसिन थी ये, इसको कहा जाता है फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक यानी कि ऐसी दवाई जो पहली एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक के लिए हिंदी में शब्द देख लेंगे बाद में कि क्या होता है, बस फिलहाल तो आप एंटीबायोटिक याद रखो उसको।
बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन यहाँ पर इसके नाम में लिखा हुआ जैसे एंटीबायोटिक, यानी कि एंटी यानी कि अगेंस्ट काम करती है किसके, बायोटिक के। यहाँ पर बायोटिक का संबंध किससे है, बैक्टीरिया से है कहीं ना कहीं। वैसे तो इस बायोटिक शब्द में माइक्रोब्स में और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्राणी आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ या वायरस भी इसमें आते हैं। तो हम जब भी अगर कोई शरीर को बीमारी होती है जो वायरस की वजह से हो रही है या बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, प्रोटोजोआ की स्पेशली बैक्टीरिया की वजह से जब हो रही होती है, तो हम एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। तो पहली एंटीबायोटिक का जो सेवन सॉरी जो निर्माण किया वो किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बाद में फिर इन्हीं की राह पर चलते चलते एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वोक्समैन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोक्समैन। अब वोक्समैन क्या थे कि वोक्समैन ने क्या काम किया कि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक जो है दवाई बनाई, जिसका नाम था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, आप लोगों को एक बात और भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर कुछ जैसे नाम होते हैं, इन नामों की वजह से थोड़ी समस्या होती है। जितनी भी जो दवाइयाँ होती हैं ना, जैसे एजिट्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या पेनिसिलिन, तो जिनकी भी लास्ट में माइसिन या सिलिन आ रहा है, ये ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक टाइप की। और एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है ये हम एंटी बैक्टीरियल दवाई होती है, एंटी वायरस वाली बोल सकते हैं इनको, या एंटी प्रोटोजोआ, यानी कि ये जो हमारे शरीर में छोटे छोटे इन जीवाणुओं की वजह से या विषाणुओं की वजह से या प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे लड़ने के लिए हम इन दवाइयों का सेवन करते हैं। तो जब वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो है क्या किया, इसका निर्माण किया, आविष्कार किया, तो इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ इसी में ही। और ये भी क्या थी, ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक थी, लेकिन फर्स्ट नहीं थी। फर्स्ट कौन सी थी, पेनिसिलिन थी, जिसका आविष्कार या जिसका निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑलरेडी डिस्कस किया है सेप्टिक के बारे में, और सेप्टिक मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि भाई जो टिटेनी वायरस होता है उसका एक ठीक ठाक जो है योगदान रहता है उसमें। तो एक होता है एंटी सेप्टिक सर्जरी। देखो आपने देखा होगा सर्जरी का मतलब होता है, इसको हम बोल सकते हैं शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, तो जो शल्य चिकित्सा होती है यानी कि चीरफाड़ वाली ऑपरेशन वाली जो चिकित्साएं होती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं उनके, जिनका हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स जो है यूज़ करते हैं। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का मतलब क्या होगा कि जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे जो है जितने भी होंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनको हम बार बार एक लिक्विड से क्या करते हैं, उनको डॉक्टर्स धो रहे होते हैं, उनको वॉश करते रहते हैं, ताकि वहाँ पर क्या ना हो कि वो दोबारा से कोई सेप्टिक को लेकर के कोई ऐसा इन्फेक्शन ना फैल सके। तो जो फर्स्ट एंटीसेप्टिक, इसके ऐसे लिखेंगे इसको, कि जो फर्स्ट एंटीसेप्टिक जो सर्जरी जो की थी या जिसका जो आविष्कार किया था, उन व्यक्ति का नाम था J.L. लिस्टर। J.L. लिस्टर नाम के व्यक्ति ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया, और इन्हीं को देख देख करके बाद में फिर बहुत सारी सर्जरी होने लगी। इसी प्रकार से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच की अगर बात करें तो इन्होंने 2 बैक्टीरिया खोजे थे, बड़े प्रसिद्ध बैक्टीरिया। एक तो था जो कोलेरा बैक्टीरिया था, कोलेरा आपको पता है, वाइब्रो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया आपको याद आ रहा होगा, चलो पूरा लिख देता हूँ। वाइब्रो कोलेरी नाम का जो बैक्टीरिया था उसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। दूसरा जो था कौन सा, टीबी, यानी कि जो कौन सा था, ये माइकोप्लाज्मा ट्यूबरक्लोसिस, इसकी खोज किसने की थी, इसकी भी रॉबर्ट कोच नाम के व्यक्ति ने की थी। पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन के बाद। ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्लेब। क्लेब ने पहली बार डिप्थीरिया के बैक्टीरिया की क्या की थी, खोज की थी। तो इसलिए इनका भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही एक जो साइंटिस्ट थे और भी, उनका नाम था कैलमेट। और कैलमेट के साथ में एक व्यक्ति और भी थे। तो इन्होंने जो पहली बार जो एक वैक्सीन बनाई थी, BCG की वैक्सीन बनाई थी इन्होंने, BCG की वैक्सीन बनाई थी। यहाँ पर BCG जो ये शब्द है, इसका मतलब होता है बेसिलस कैलमेट और ग्वेरिन। बेसिलस कैलमेट और ग्वेरिन, ये आर है स्टार्टिंग में, एन ए है लास्ट में। यहाँ पर ये भी एक व्यक्ति थे जो उनके साथ में काम कर रहे थे। तो इसकी फुल फॉर्म ये है BCG की। अब BCG में आपको स्पेशली आपको दिखाई पड़ रहा है कि बेसिलस शब्द का अगर यूज हो रहा है, तो बेसिलस जो है एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया से संबंधित कौन सी बीमारियाँ ज़्यादातर होती है, जो रेस्पिरेशन को जो परेशान करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं,
जो कि बेसिलस नाम के बैक्टीरिया, यानी कि अगर हम इसको एक बार देखें, जितनी भी जो बीमारियां हैं जैसे कि डिप्थीरिया हुई, निमोनिया हुई, ये अधिकांश किसको प्रभावित कर रही है, इसको करती है। तो इसलिए बचपन में ही जो है टीके लगते हैं, वैक्सीन लगती है, जिसको हम BCG बोल देते हैं। और इस BCG वैक्सीन का निर्माण जो किया था कैलमेट ने किया था। इनके साथ में और भी साइंटिस्ट जुड़े हुए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट उसमें यही थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पर कुछ जीवाणु हैं, और ये जो जीवाणु सभी के सभी हैं इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज, यानी कि नाइट्रोजन को क्या करने वाले, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, एजेटोस्पिलियम, क्लोस्ट्रीडियम, इसके बारे में भी डिस्कस किया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। जैसे एनाबीना और नोस्टोक, इन दोनों को हम जो है साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा जैसे ये है राइजोबियम हुआ या ब्रेडी राइजोबियम हुआ, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन से होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होगी, यानी कि जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन है, उसको पौधे की जो जड़ें होंगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होगी, उसको पौधे की जड़ को, जो पौधे की जड़ें होती हैं उसको डायरेक्टली क्या नहीं कर पाती, उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाती जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है। तो जो ये बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, पहले उसको ग्रहण करते हैं और बाद में फिर उसको सिंपल फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं किसको, रूट्स को, पौधों के। जब हम पढ़ेंगे बाद में इन्वायरमेंट वाली सीरीज को, तो इन्वायरमेंट में हम पूरा डिटेल में जो डिस्कस करेंगे कि कैसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है, और बाद में फिर जा करके वो पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको पोषण प्रदान करता है। तो रूट्स में जा रहा है, तो रूट्स में क्या प्रदान करता है, ये न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण प्रदान कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता जो होगी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इन बैक्टीरियाज का हम यूज़ ज़्यादातर बायो फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं जैव उर्वरक। और जैव उर्वरक क्या करते हैं, वो मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं, यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्लास आपकी समझ में आई होगी अच्छे प्रकार से। क्लास थोड़ी लंबी इसलिए हुई क्योंकि एक ही यूनिट को 2-3 वीडियो में अगर बनाते हैं तो वो ज़्यादा सही भी ना रहता है, इसलिए एक ही वीडियो में हमने इसको निपटाने का प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों।